हे गाइस, मैं ताजमहल में हूँ और यहाँ हम फर्श पर एक रहस्यमय मार्ग देख सकते हैं जो सीधे भूमिगत हो जाता है। अब अगर हम करीब से देखें तो यह ना केवल जालीदार धातु के दरवाजे से बंद है, बल्कि अगर आप दरवाजों के अंदर देखते हैं तो इसे लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया गया है। इसका न केवल यह अर्थ है कि आपको इस मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, बल्कि आपको यह देखने की भी अनुमति नहीं है कि अंदर क्या है। यह भूमिगत मार्ग कहाँ जा रहा है? यह ताजमहल की मुख्य संरचना के ठीक बाहर स्थित है। लेकिन अगर हम ताजमहल के अंदर चलते हैं तो आप एक और विशाल मार्ग देख सकते हैं जो भूमिगत हो जाता है। यह भी बंद है, लेकिन एक संकेत है जो कहता है कि यहाँ मत रुको और इस बंद मार्ग की तस्वीरें मत लो। एक सील बंद मार्ग की फोटो क्यों नहीं खींची जानी चाहिए? क्या ताजमहल के नीचे सच में एक गुप्त तहखाना है? अधिकारी अनिच्छा से स्वीकार करते हैं कि ताजमहल में एक भूमिगत क्षेत्र है और वे कहते हैं कि एक कक्ष है जिसमें राजा शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज की कब्रें हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर हम दो और कब्रें भी देख सकते हैं जो उन राजा और रानी की ही कब्रें हैं। किसी मृत व्यक्ति को दो कब्रों की आवश्यकता क्यों होगी, एक जमीनी स्तर पर और दूसरी भूमिगत? उनका कहना है कि भूमिगत कक्ष और मकबरे भी बाकी ताजमहल की तरह ही सफेद संगमरमर से बने हैं, जो कि पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। लेकिन क्या ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है? सच्चाई को समझने के लिए आइए उस तरफ चलते हैं जहां आगंतुक कभी नहीं जाते। हमें पास की नदी की तरफ जाना है और फिर देखना है कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका एक विशाल आधार है जो सफेद संगमरमर से नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। वास्तव में ताजमहल के चारों ओर की सभी संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं। यह तथ्य नदी के किनारे से सबसे सही प्रकार से दिखाई देता है। भूमिगत मार्ग याद है जिसे बंद कर दिया गया था? यह भी नदी के किनारे स्थित है। मार्ग स्पष्ट रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन फर्श पर सामग्री को देखिए, यह भी लाल बलुआ पत्थर है। नदी के किनारे देखें, यहाँ कुछ बहुत ही रोचक छिपा है। क्या आपने तहखाने पर इस अजीब आयत को देखा? यह प्रवेश द्वारों में से एक है जो सीधे ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में जाता है। हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि मार्विन मिल्स नाम के एक अमेरिकन वास्तुकार ने 1974 में इसकी स्पष्ट तस्वीरें ली और इसमें लकड़ी के दरवाजे थे, लेकिन ताला लगा हुआ था, इसलिए वह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या है। उसने दरवाजे से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए भेजा, और परिणाम से पता चला कि लकड़ी ताजमहल से कम 250 साल पहले की है। समाचार पत्रों में सूचना के तुरंत बाद अधिकारियों ने लकड़ी के दरवाजे को हटा दिया और इसे ईंटों और प्लास्टर से बंद कर दिया। यही कारण है कि यह अब एक अलग रंग में दिखाई देता है। सरकार ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र की ओर जाने वाले सभी प्रवेश द्वारों को बार बार सील क्यों कर रही है? अधिकारियों ने एक अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया है। उनके अनुसार तहखाने में राजा और रानी के ममीकृत शव हैं। यदि ये शरीर वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वे दूषित हो जाएंगे। उनका कहना है कि इसी वजह से बेसमेंट के सभी प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ताकि बेसमेंट को एयरटाइट रखा जा सके। यह वास्तव में अजीब है क्योंकि ताजमहल का फर्श वेंटिलेशन शाफ्ट से भरा है जो सीधे भूमिगत हो जाती हैं। यदि आप भीतर देखें तो वे इतने गहरे हैं कि बस अंधेरा होता जाता है। यदि अधिकारी वास्तव में ममियों को हवा के संपर्क में आने से रोक रहे हैं, जो पहले से ही संगमरमर के मकबरों के अंदर बंद हैं, तो उन्होंने इन झरोकों को खुला क्यों छोड़ दिया है? उन्हें केवल बड़े छेदों को ही बंद क्यों करना पड़ता है जिसके माध्यम से मनुष्य प्रवेश कर सकते हैं? यह समझना आसान है कि अधिकारियों को हवा के अंदर जाने की परवाह नहीं है, लेकिन यह नहीं चाहते कि मनुष्य भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करें। यदि ताजमहल के तहखाने में केवल राजा और रानी की कब्रें हैं,
तो हम एक ही कक्ष तक पहुंचने के लिए कई मार्ग क्यों देखते हैं? और लकड़ी के दरवाजे पर कार्बन डेटिंग के सबूत क्यों दिखाते हैं कि इसे ताजमहल से सदियों पहले बनाया गया था? क्या यह संभव है कि ताजमहल के चारों ओर तहखाना और बाकी संरचनाएं राजा शाहजहां से सदियों पहले बनी हो? इसे समझने के लिए हमें राजा शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पतशाहनामा नामक पुस्तक को पढ़ना होगा। यह किताब महारानी की याद में ताजमहल बनाने के राजा के फैसले की व्याख्या करती है, लेकिन वही किताब वास्तव में यह साबित करती है कि इसके आसपास के बाकी ढांचे पहले से ही मौजूद थे। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि राजा शाहजहां ने ताजमहल को खाली जमीन पर नहीं बनवाया था, बल्कि जय सिंह नामक एक अन्य राजा से पुश्तैनी महल या हवेली खरीदी थी और फिर उस स्थान पर सफेद संगमरमर की संरचना का निर्माण करवाया था। यह बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि अगर राजा शाहजहां ताजमहल बनाना चाहता था तो वह इसे उसी क्षेत्र में कहीं भी बना सकता था। पूरा क्षेत्र अभी भी खाली है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक मौजूदा संरचना खरीदने का फैसला किया और उस पर ताजमहल का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर की संरचना अपने आप में एक स्मारकीय परियोजना थी। वास्तव में राजा शाहजहां इसकी वजह से लगभग दिवालिया हो गया था। अगर उन्होंने ताजमहल को खाली जमीन पर बनाने का फैसला लिया होता, खासकर नदी के पास, तो खर्च और प्रयास दोगुने हो जाते, क्योंकि तब उन्हें एक विशाल नींव बनानी पड़ती। हवाई दृश्य वास्तव में पुष्टि करता है कि तहखाने और बाकी संरचनाएं ताजमहल से बहुत पहले बनाई गई थीं। सभी प्राचीन संरचनाएं पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और ईंटों से बनी हैं और एक किले से मिलती जुलती हैं। इन्हें केवल राजा शाहजहां द्वारा शीर्ष पर सफेद संगमरमर के गुंबदों को जोड़कर संशोधित किया गया था। यह एक बहुत ही चतुर वास्तु संशोधन है, क्योंकि हम इसे जमीनी दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। अब ताजमहल के भूमिगत क्षेत्र में वापस चलते हैं। यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र ताजमहल से पहले का है, लेकिन इसके अंदर क्या है? क्या यह संभव है कि तहखाने में वास्तव में एक प्राचीन रहस्य हो जिसे अधिकारी नहीं चाहते कि हम इसका पता लगाएं? क्या आपने सीलबंद मार्ग के ऊपर बिखरे सिक्कों को देखा है? ये स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया धार्मिक चढ़ावा है, जो मानते हैं कि भूमिगत संरचना प्राचीन देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बादलगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं कि यह कई कई मील तक भूमिगत है। इसलिए मैंने बादलगढ़ के लिए गूगल मानचित्र खोजे और निकटतम बादलगढ़ लगभग 270 मील दूर है। क्या एक प्राचीन मंदिर 270 मील तक भूमिगत हो सकता है? यह असंभव सा लगता है। इसलिए मैंने आसपास के क्षेत्रों की खोज शुरू की और फिर मुझे आगरा के किले नामक इस शानदार किले में कुछ बहुत ही दिलचस्प मिला है। यह ताजमहल से महज 2 मील की दूरी पर है। आगरा किले का मूल नाम बादलगढ़ था। इसकी पुष्टि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने की है, लेकिन फिर हम वही पैटर्न देख सकते हैं। इतिहासकार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह संरचना केवल राजा अकबर द्वारा संशोधित की गई थी, जो राजा शाहजहां के दादा हैं। आप देख सकते हैं कि जहां मुख्य संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, वहीं गुंबद किसी अन्य सामग्री से बने हैं। यह एक लुभावना किला है, लेकिन यहाँ मुझे एक भूमिगत मार्ग या कम से कम एक छोटी सुरंग की तलाश है। और आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ एक विशाल आयताकार मार्ग है जो सीधे भूमिगत हो जाता है और जालीदार दरवाजे हैं, लेकिन फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बंद है। मुझे टूर गाइड्स द्वारा बताया गया है कि यह वास्तव में एक पुराना मार्ग है जो कि भूमिगत हो जाता है और अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन किसी के गिरने और दुर्घटना होने से रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। अब समस्या यह है कि यह मार्ग अंदर से बंद है। यही कारण है कि आपको ताले के इस तरफ एक चाबी का छेद दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक व्यक्ति इसके अंदर है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इन भूमिगत सुविधाओं का उपयोग कौन कर रहा है और क्यों?
और फिर हम आगरा के किले में भी इसी तरह के वेंटिलेशन शाफ्ट को लंबवत नीचे की ओर क्यों देखते हैं? और यहाँ हम नीचे जाने वाली सीढ़ियों को देख सकते हैं। हमेशा की तरह यह भी बंद है, लेकिन कम से कम हम देख सकते हैं कि अंदर क्या है। यह सिर्फ एक छोटी सुरंग नहीं है, बल्कि आप यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प देख सकते हैं। एक गुंबद के आकार का मेहराब, जो कि मुगल वास्तुकला की विशेषता है। इस निषिद्ध क्षेत्र में पहली नजर से पता चलता है कि ये निर्माण प्राचीन नहीं हो सकते हैं। वे वास्तव में राजा अकबर या उनके वंशजों द्वारा बनाए गए थे। और फिर यहाँ एक छेद से झांकने पर हम कुछ ठोस प्रमाण देख सकते हैं कि भूमिगत संरचनाएं प्राचीन काल की हैं। वर्गाकार आधार वाला 8 मुखी स्तंभ, जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वस्तुतः प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका एक नाम है, इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। आप इन बहुआयामी खंभों को भारत के लगभग किसी भी प्राचीन मंदिर में देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम्पी के संगीतमय स्तंभ भी बहुआयामी हैं। ध्यान दें कि स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, वही सामग्री जिसका उपयोग ताजमहल के तहखाने को बनाने में किया गया था। और ये सदियों बाद बनी नई ईंट की दीवारें हैं, जो प्राचीन भूमिगत संरचना को संशोधित करती हैं। और इस क्षेत्र को देखें, एक समान अष्टकोणीय स्तंभ हटा दिया गया है, क्योंकि यह नए ईंट के निर्माण में हस्तक्षेप कर रहा था। यह स्पष्ट है कि राजा अकबर या शाहजहां ने इन नई दीवारों का निर्माण किया था। यही वजह है कि वे नई दिखती हैं, लेकिन स्तंभ बहुत पुराना दिखता है। इससे साबित होता है कि एक प्राचीन भूमिगत संरचना है जो हमसे छिपी हुई है, जिसके ऊपर यह किला और ताजमहल दोनों बने हैं। याद रखें, मैंने कहा था कि ताजमहल और आगरा किले के बीच की दूरी लगभग 2 मील है। आगरा के किले से ताजमहल ऐसा दिखता है। इसका मतलब है कि उनके बीच में एक विशाल भूमिगत शहर फैला है, जो एलोरा गुफाओं के भूमिगत शहर की तरह है। तो आप क्या सोचते हैं, ताजमहल के अंदर सीलबंद तहखाना क्यों है? भूमिगत होने वाले इस प्रवेश मार्ग के पीछे क्या है? स्थानीय लोग इस मार्ग की पूजा क्यों करते हैं? लकड़ी के दरवाजे के रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या तथ्य प्राप्त होता है? अधिकारियों ने तुरंत इसे ईंटों से क्यों ढक दिया? हम इन वेंटिलेशन शाफ्ट की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? ताजमहल से मीलों दूर आगरा के किले में यह दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? अंदर पाए गए प्राचीन स्तंभ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी जगहों पर ताला क्यों लगाया गया है। मेरी समझ से इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह किसी प्रकार की गुप्त भूमिगत सुविधा है, एक प्राचीन रहस्य जो हमसे छिपा हुआ है। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।